ठीक है। लाइव हो गया है 155। ध्यान देंगे, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित दक्षिण भारत किस कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध। कौन से कटिबंध? उष्ण कटिबंध की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे ट्रॉपिकल रीजन। उष्ण कटिबंध का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन। तो उष्ण कटिबंध से ध्यान रखिएगा कि ट्रॉपिकल रीजन की हम बात करेंगे। ये ट्रॉपिकल रीजन या उष्ण कटिबंध क्या होता है, ध्यान देंगे। सबसे पहले हो रहा है, बोलन घुस जाएगा इसी में, वो की करेगा, वो टेक्निकल इशू है ना, वो आएगा। देखेंगे यहाँ पे उष्ण कटिबंध की बात करेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले आप देखेंगे भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको हम कर्क रेखा क्या कहते हैं, ध्यान देंगे। तो ये कर्क रेखा मैंने बताया है आपको कि कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है। कितने राज्य से? 8 राज्य से। अब ये ध्यान देंगे, अभी वहां से छूटवे किया है क्या जी? तो जो छूटा है उन बोलेगा कि छोटा सब तुम जो बैठल है तो तुम की बोलता है। अच्छा ठीक है, आ रहा है, अभी हम भी शुरू किए हैं, वही तो हम देखे कि अभी नए आया है। उतना तो हम खराब नहीं पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देंगे आप लोग। अब चलो शांत रहो भाई, समझो। तनिक भी लक्षण नहीं है तुम लोग को मास्टर वाला, तो हम कोशिश में है कि बना दें। कर्क रेखा पे राज्य कितने हैं? 8। ध्यान रखेंगे सूर्य विषुवत रेखा पर आ गया है, गर्मी ठीक ठाक पड़ रहा है, और जून तक सूर्य किस रेखा पे आ जाएगा? कर्क रेखा। देखो भाई, कर्क रेखा पर राज्य कितने हैं? 8। तो भारत में राज्य कितने हैं? 28। पूरे भारत में राज्य कितने हैं? तो कर्क रेखा पे कितने हैं? 8। तो बचा कितना? 20। तो 20 में तो या तो कर्क रेखा के नीचे होगा या कर्क रेखा के, यही ना। तो ध्यान दीजिएगा कि कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा के ऊपर 12 राज्य। कितने राज्य? और कर्क रेखा के नीचे हैं 8। कितने? तो कर्क रेखा के नीचे 8 राज्य। कितने राज्य? और ये 8 राज्य जो है वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। किस कटिबंध में? उष्ण कटिबंध। कौन कटिबंध? तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में कितने राज्य हैं? और कर्क रेखा के उत्तर में यह है शीतोष्ण कटिबंध। कौन कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध। कौन कटिबंध? तो शीतोष्ण कटिबंध में कितने राज्य हैं?
कितने? क्लियर? अब ये 12 राज्य जो शीतोष्ण में है भाई, 12 राज्य, ये 12 राज्य की अगर आपको हम बताएं तो ये 12 राज्य शीतोष्ण में सबसे पहला एक राज्य है पंजाब। कौन? पंजाब के बाद आपका है हिमाचल। कौन? एकदम आराम से समझिए, हिमाचल के बाद उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद हरियाणा, यूपी के बाद हरियाणा, ध्यान रखिएगा। हरियाणा के बाद है बिहार। कौन? बिहार के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद आसाम। कौन? आसाम के बाद अरुणाचल। कौन? नागालैंड, मणिपुर। कौन सा? मणिपुर है। और फिर एक है मेघालय। कौन? अगर आप राज्य काउंट करेंगे यहाँ पे तो ये टोटल 12 राज्य हैं। कितने? कितने? पंजाब। कौन? कौन? हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। कितने राज्य? ये कर्क रेखा के किधर है? ऊपर। कर्क रेखा के, तो कर्क रेखा के ऊपर ये 12 राज्य कैसे कटिबंध में है? शीतोष्ण कटिबंध। कैसे कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध में 4 महीना क्या पड़ेगा? ठंडा, 4 महीना गर्मी और 4 महीना बरसात। तो 4 महीना ठंडा, 4 महीना गर्मी और 4 महीना कैसे कटिबंध? शीतोष्ण। क्या भाई? तो 2 शब्द छुपा है, शीत और उष्ण। शीत और तो शीत और उष्ण का मतलब हो गया शीतोष्ण। क्या हो गया? तो शीतोष्ण कटिबंध के ये 12 राज्य की अगर बात करेंगे तो यहाँ 4 महीना ठंडा, 4 महीना गर्मी और 4 महीना बरसात। 4 महीना ठंडा, 4 महीना गर्मी और 4 महीना। एग्जाम्पल देख लीजिए, बिहार। मैंने कई बार समझाया है कि बिहार की अगर बात आप कीजिए तो बिहार शीतोष्ण कटिबंध में पूर्णता है, जहां 4 महीने ठंडा, 4 महीने गर्मी और 4 महीने क्या आता है? बरसात। तो 4 महीने ठंडा, 4 महीने गर्मी और 4 महीना क्या आता है? कैसे कटिबंध में? शीतोष्ण। कैसे कटिबंध? कन्फर्म ना? देखने भाई, अब ध्यान देंगे इधर। तो शीतोष्ण कटिबंध के बाद मैंने कह दिया। अब ध्यान रखिएगा कि उष्ण कटिबंध। कौन? सवाल पूछे गए कि उष्ण कटिबंध में 12 महीना गर्मी पड़ेगा। 12 महीना क्या पड़ेगा? गर्मी। और गर्मी के साथ क्या होगा? वर्षा। गर्मी के साथ ये 8 राज्य जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ते हैं, उसमें पहला राज्य है महाराष्ट्र। कौन? तेलंगाना। कौन? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद गोवा। कौन? कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। कौन सा? केरल के बाद तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। कौन? तो ये 8 राज्य। कितने राज्य? तो 8 राज्य कैसे कटिबंध में? तो उष्ण कटिबंध में लगभग मौसम याद रखेंगे, गर्मी और वर्षा होगा। गर्मी और क्या होगा? जैसे केरल। कौन सा? केरल और तमिलनाडु। केरल और कर्नाटक। कौन? गोवा। कौन? आंध्र प्रदेश। यहां कभी भी ठंडा नहीं पड़ता है, कभी भी ठंडा पड़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कैसे कटिबंध में है। तो कर्क रेखा के नीचे जितने भी राज्य होंगे वहां का मौसम गर्म और क्या होगा? वर्षा। गर्म और कन्फर्म ना? जबकि कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के कैसे कटिबंध है? कैसे? जहां ठंडा गर्मी और क्या होगा? वर्षा। ठंडा गर्मी और, तो शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध
अब यही कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो भारत के बीचों बीच गुजरती है, भारत में मौसम, जलवायु और तापमान का निर्धारण करता है। मौसम, जलवायु और, क्योंकि ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री है। कितना डिग्री? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बताएंगे आप लोग कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा, कौन सी? ये कर्क रेखा या अक्षांश भारत में मौसम, क्या? मौसम के अलावे जलवायु, कौन? क्या भाई? और जलवायु के बाद तापमान, क्या? ये सभी निर्धारण होता है अक्षांशों के द्वारा। किसके द्वारा? लेकिन भारत को मौसम, जलवायु और तापमान के आधार पर भारत के बीचों बीच गुजरने वाली 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो भारत में मौसम, जलवायु, तापमान का क्या करता है? निर्धारण। क्या करता है? और यही मौसम, जलवायु, तापमान के निर्धारण के कारण भारत में वनस्पतियों का भी विकास। किसका विकास? वनों का विकास। किसका विकास? तो बताइए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वनस्पति और पेड़ पौधे के विविधता के साथ साथ जंतुओं के विविधता के लिए भी कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे। ये जिम्मेदार है, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार के कारण मौसम, जलवायु का निर्धारण होता है और इसी जलवायु से वनस्पति का निर्धारण होता है और इसी वनस्पति पर याद रखेंगे जीवों का भी याद रखेंगे निर्धारण किया जाता है। क्योंकि ध्यान रखेगा कि अगर गिर की बात करेंगे तो यहां शेर मिलता है, तो ध्यान रखेंगे कि आसाम के काजीरंगा में गेंडा मिलता है। क्या मिलता है? गेंडा। क्या मिलता है? अगर ये तो जानवरों की विविधता हुई, अगर यहीं पर बीच में आए तो पश्चिम बंगाल में बंगाल शेर, कौन सा? सॉरी, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और गिर शेर के लिए प्रसिद्ध है और राइनोसेरस के लिए काजीरंगा। कौन? लेकिन सवाल उठता है कि वनस्पतियों की विविधता की बात करेंगे तो केरल की बात करेंगे तो केरल में मुख्य रूप से याद रखेंगे कि रबड़ की खेती होती है। किसकी खेती? अब रबड़ की खेती के लिए जलवायु अनुकूल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जबकि जम्मू कश्मीर की बात करेंगे यहां पर केसर। क्या क्या क्या? तो सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर में केसर होता है और आपके केरल में रबड़ और याद रखना कि मसाले। तो सवाल उठता है कि क्या केरल में भी कभी केसर होगा? नहीं। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर मसाले, रबड़ होंगे? नहीं। तो स्पष्ट है कि ऐसी विविधता वनस्पतियों के और एनिमल के, ऐसी विविधता याद रखेंगे कहीं ना कहीं जलवायु पर निर्भर है। क्योंकि जहां जिस प्रकार की जलवायु होगी वहां पर उस प्रकार के वनस्पति होंगे। कश्मीर में केसर की खेती इसलिए होती है क्योंकि ध्यान रखिएगा कि 4 महीना जम्मू कश्मीर में शीत ऋतु में भारी बर्फबारी होती है जो केसर की खेती के लिए उपयुक्त है। जबकि रबड़ की खेती बिल्कुल आर्द्र और गर्म जलवायु का फसल है, वहां ज्यादा बेहतर होगा। इस लेकर केरल में मसाले और रबड़ की खेती होती है। तो वनस्पतियों के विकास और मानव के विकास में भी जलवायु का अहम योगदान है। ध्यान ये भी रखिएगा कि सहारा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, लेकिन जलवायु अनुकूल नहीं होने के कारण सहारा मरुस्थल में ना तो प्लांट ही मिलता है, ना तो जानवर का आप देखेंगे मिलता है, और ना ही वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट है, मानव भी याद रखेंगे बहुत कम मिलता है क्योंकि वो विरल है। क्योंकि वहीं पर याद रखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट बेहतर होगा जहां का जलवायु बेहतर होगा। इसी लेकर ध्यान रखेंगे दुनिया में लगातार ये कोशिश होते रहता है कि किसी तरह से हम अपने पर्यावरण, प्रकृति और जलवायु को बचा के रखें। अगर जलवायु गड़बड़ा गया, जैसे भारत में इतनी जनसंख्या अगर है तो उसका मूल कारण है कि भारत की जलवायु बेहतर है। भारत की जलवायु बेहतर है इसलिए यहां वनस्पति में पेड़ पौधे फसल बहुत ज्यादा होता है, इस लेकर यहां जनसंख्या निवास करता है। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे
कि अक्षांशीय विस्तार के लिए मौसम, जलवायु और तापमान निर्धारण है। मौसम, जलवायु और तापमान निर्धारण के लिए बताइए कि अक्षांश जिम्मेदार है कि नहीं है। अगर अभी हम कर्क रेखा पर आ जाएं, किस रेखा पे, तो बताइए कर्क रेखा पर एकदम मिला जुला के ठीक गर्मी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? पड़ रहा है। लेकिन कर्क रेखा से थोड़ा नीचे हम चले जाएंगे केरल, कहां पे बताइए, केरल में पूरा गर्मी पड़ रहा है, और ऊपर जैसे ही जाएंगे तो टेम्परेचर लद्दाख में कम जाएगा कि नहीं। तो ऑटोमेटिक ध्यान रखेंगे, कोई भी फसल या पौधे का विकास जो होता है, डेवलपमेंट होता है, वो ध्यान रखेंगे जलवायु के कारण होता है, और अक्षांशीय विस्तार ही जलवायु का निर्धारण करता है। तो बताइए कर्क रेखा के उत्तर में कितने राज्य थे? 12। कितने? और कर्क रेखा के दक्षिण में 8। कितने? कर्क रेखा के दक्षिण में जो 8 राज्य हैं वो कैसा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध में जलवायु मौसम कैसा होगा? 12 महीना गर्मी और वर्षा। गर्मी और यहां कभी भी ठंडा नहीं आएगा, कभी भी ठंडा। लेकिन याद रखेंगे, बताइए बिहार में 4 महीना ठंडा पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। 4 महीना पूरा हुमच के गर्मी पड़ेगा। पूरे यूपी बिहार में एकदम गर्म हवा चलेगी। 2 महीने के बाद लू, क्या चलेगी? अरे भाई लू चलेगा। और लू जब चलेगा तो यही मॉनसून को अट्रैक्ट करेगा, और मॉनसून फिर भारत में आएगा, और फिर वर्षा अच्छी खासी होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे जलवायु, मौसम, तापमान निर्धारण के लिए अक्षांश जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? अक्षांश। तो कर्क रेखा पे कितने राज्य? 8। कितने? 8। कितने? किस रेखा पे? और उत्तर में? उत्तर 12, और दक्षिण में? तो 12 8 कितने हो गए? 20, और 20 8, तो टोटल राज्य कितने हैं? 28 है ना। तो कुछ तो समझ ही गए होंगे। चलिए ठीक है। क्या बोल रहा है? भारत का जलवायु मानसूनी है। बिहार का जलवायु मानसूनी है। जब भारत है तो बिहार अमेरिका में है। हर एक घरे के जलवायु बता दें। मैंने जलवायु की है, कोई ठोस पदार्थ है कि यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा? चलिए उष्ण कटिबंध में टोटल राज्य कितने भये? 8। याद रखिएगा। चलिए अभी बताए थे कर्क रेखा के उत्तर में स्थित उत्तर भारत की कटिबंध किसके अंतर्गत भाई? उपोष्ण, या इसे समशीतोष्ण भी कहते हैं। उपोष्ण या क्या कहते हैं? समशीतोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध, जहां 4 महीना ठंडा, 4 महीना गर्मी और 4 महीना। और उपोष्ण क्षेत्र में टोटल राज्य कितने थे? 12 राज्य। कितने राज्य? कितने? 12। कितने? और उष्ण में कितने थे? 8। और कर्क रेखा पे कितने? तो भारत को 2 कटिबंध में, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण, उष्ण और, तो बताओ भाई कर्क रेखा के उत्तर में कैसे कटिबंध है? शीतोष्ण, शीतोष्ण या उपोष्ण? शीतोष्ण या, और कर्क रेखा के दक्षिण में कैसे कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। कैसे कटिबंध? उष्ण कटिबंध में कभी भी ठंडा, और शीतोष्ण में 4 महीना ठंडा, 4 महीना गर्मी और 4 महीना बरसात। याद रखेंगे। तो 12 राज्य इस क्षेत्र में पड़ता है। कहता है भाई कि हमारे देश में कैसी जलवायु पाई जाती है? बताइए। मानसूनी। कैसे? तो हमारे देश में कैसी जलवायु? मानसूनी। कैसी जलवायु? ऐसी। तो आइए मानसून के बारे में भी जान लेते हैं, है ना। सबसे पहले भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। ध्यान रखिएगा कि मानसून भारत की जलवायु है, और ये जलवायु से ध्यान रखेंगे हमारी देश की फसल, वनस्पति और पेड़ पौधे इसी जलवायु पर निर्भर हैं। अगर आप बात करेंगे भारत की जलवायु, तो भारत की जलवायु एक अरबी शब्द मौसमी से लिया गया, मौसमी से ही बना मानसून।
तो मॉनसून से शॉर्ट आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको बताते ही रहेंगे। मॉनसून की बात करेंगे तो सबसे पहले मॉनसून ध्यान रखेंगे हवाओं का एक मूवमेंट है, और इसी मूवमेंट के कारण हमारे देश के मौसम में बदलाव आता है। और जो ध्यान रखेंगे जिसे हम मॉनसून भी कह सकते हैं, तो ये हवाओं का एक विशेष बदलाव। लेकिन ये बदलाव का प्रोसेस क्या है समझें। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि अभी मैंने कहा था कि मॉनसून जो है एक अरबी शब्द है, जो ध्यान रखेंगे अरबी शब्द मौसमी से लिया गया है, जिसको हम मॉनसून कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनसून। क्या? मॉनसून। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ये कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा? कौन सी रेखा? कर्क रेखा पर आपको मैंने बताया कि जून आते आते, गौर कीजिएगा, जून आते आते लगभग 21 जून आते आते सूर्य कर्क रेखा पर आ जाता है। किस रेखा पे? और कर्क रेखा पर जैसे ही आएगा पूरे उत्तर भारत में गर्म हवाएं चलेगी, लू। क्या चलेगी? गर्म हवा क्या चलेगी? तो बताइए कि गर्म हवा को उत्तर भारत में क्या कहते हैं? ये हवा गर्म होगी तो गर्म होकर कहां जाएगी? ऊपर। क्या? तो अभी से मौसम गर्म शुरू हो गया। अभी मार्च लास्ट होने वाला है, अप्रैल आएगा। क्या आएगा? तो अभी भी कुछ कुछ ठीके लग रहा है, लेकिन चलिए काम चला है कि नहीं है? अप्रैल आते आते पूरे उत्तर भारत की स्थिति खराब हो जाएगी ना। और जब अप्रैल आते आते और मई आते आते और खराब हो जाएगी, और मई आते आते जब खराब हो जाएगी तो ध्यान रखेंगे हवा इतना गर्म होगा कि आप गांव में देखते होंगे कि स्थानीय गांव में आप जब जाते होंगे तो देखते होंगे कि कहीं कहीं ठीक है, एकाएक हवा गर्म हुआ, एकाएक हवा घूमना शुरू हो गया, और उसके साथ धूल पहले घूमता है, अब फिर धूल घूमा, अब बीच में आ गया पोलोथीन, अब पोलोथीनमा में घुस गया हवा, हवा जैसी घुसा और वो हवा गर्म होके कहां जा रहा है? ऊपर। अब वो बीच में आ गया पोलोथीन, अब पोलोथीन जब आ गया तो पोलोथीन में हवा घुस गया, हवा जब घुस गया तो उसको और बल मिल गया, पोलोथीन बोला चल ऊपर उठाओ, अच्छा लग रहा है ना। ध्यान दो, पोलोथीन जैसे ही ऊपर गया, अब पूरा धूल है, वो गर्म हवा है, किसी भी व्यक्ति को मार सकता है, बॉडी डिहाइड्रेट कर देगा, है ना। जैसे गर्मी में वहां आप जाएंगे अगर धूप में तो बॉडी डिहाइड्रेट होगा, लू लग जाएगा, लोग मर जाएंगे। तो लोग पुराने जमाने में बच्चे को बचाने के लिए क्या कहते थे? भूत है ना। अब भूत ऊत नहीं था वो, है ना, वो भूत ऊत नहीं है, अब भूत नहीं है, तो वो गर्म हवा ऊपर उठ के गया, और जैसे ऊपर उठ के गया तो ध्यान रखेंगे उसको स्थानीय भाषा में बिंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंडो। तो छोटा सा है तो उसको बिंडो है, उससे कोई खतरा उतरा नहीं। उसका बड़ा रूप जो होता है ना, वो आंधी होता है। क्या होता है? उसका बड़ा रूप क्या है? आंधी जैसे ही आएगा तो देखिएगा क्षेत्रीय होता है। ऊ गांव से उठा, ई गांव के बगीचा में आम दौला के गिरा दिया, बच्चा सब गया अपना आम चुन के चल दिया, है ना। उसके बारे में भी जलवायु में पूरा बताएंगे आपको, है ना। आंधी में क्या होता है? आंधी में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं, छप्पर तप्पर उड़िया जाता है, टंकी पलट दिया, टंकी उनकी पलट दिया, है ना। जितना ऊपर में कुछ सुखाने उखाने के लिए दिया वो सब उड़िया गया, है ना। मतलब लोकल आप कह सकते हैं कि गांव में थोड़ा बहुत क्षति हुआ, किसी का सोलर प्लेटें उड़िया फेंक दिया, है ना। तो ये आंधी में होता है, जो कि याद रखेंगे शुरू हो जाएगा थोड़ा 1 महीने के बाद, अप्रैल में, जब आम थोड़ा सा अचार लायक होगा तब, है, ध्यान दो। उसके बाद ध्यान रखिएगा मई आते आते पूरे उत्तर भारत में जितने नदी, झील, झरना, कुआं, चापाकल सब याद रखेंगे सूख जाएगा, है कि नहीं है। अभी आप जाइए गांव तो लगभग तालाब सूखने के कगार पे आ गया है। लास्ट अप्रैल और फर्स्ट वीक मई जाते जाते सब कुछ सूख गया। तो कभी सोचे हैं उतना पानी तालाब में था, ये पनिया गया कहां? तो ये पानी सब गर्म होके कहां जा रहा?
और जब पानी गर्म होगा तो क्या बनेगा? जलवाष्प। और जलवाष्प को कौन ले जाएगा? ऊपर। तो जलवाष्प जब ऊपर जाता है तो उसको लेके जाता है कौन? हवा। कौन? और जून आते आते पूरा हवा गर्म होके कहां चला गया? ऊपर। तो बताओ भाई, जब ऊपर हवा चल जाएगा तो यहां हवा की कमी होगी कि हवा बढ़ेगा? और हवा की जब कमी होगा तो पूरा उत्तर भारत हवा से कम गया प्यारे, और ये बना निम्न दाब क्षेत्र, जिसको लो प्रेशर क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न दाब क्षेत्र। क्या बोलते हैं? और ये निम्न दाब क्षेत्र इतने खतरनाक हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गर्मी आने के बाद इन्वायरमेंट गर्म होगा, इन्वायरमेंट जब गर्म होगा तो ई गर्म होगा, और जब ई गर्म होगा मतलब इसके बॉडी में पानी की कमी होगी तो इसका अट्रैक्शन कोको कोला के तरफ होगा। कभी अनुभव किए हैं कि मई और जून में लोग कोल्ड ड्रिंक्स के तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? उसका कारण है कि बॉडी को नीड है वाटर का, और बॉडी को नीड है वाटर का, लेकिन याद रखेंगे ठंडा पानी आप इसलिए लेते हैं ताकि ध्यान रखेंगे आपको राहत और सुकून मिलता है। तो पूरा का पूरा जैसे बॉडी, याद रखेंगे जैसे ही गर्म, याद रखेंगे कहीं बाहर से आए तो ध्यान रखेंगे कि कोई आपको कोल्ड ड्रिंक्स दे दिया, थोड़ा सुकून हुआ, पंखा झल दिया, सुकून हो गया, और अगर थोड़ा सा एसी में बैठ गए तो और सुकून हो गया। तो पूरा उत्तर भारत इतना गर्म हो जाता है ना कि ये तवा के समान, जो रोटी बनाने वाला है तवा, उसके समान ये पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। और ये गर्म हवा, ये गर्म क्षेत्र, ये गर्म धरती ठीक उसी प्रकार से ठंडी हवा को अट्रैक्ट करता है जिस प्रकार से कोई आदमी गर्म क्षेत्र से आने के बाद, बाहर से आने के बाद मई जून में ध्यान रखेंगे ठंडी पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसी गिलास मिला हड़बड़ा के, है ना? बात समझे? तो ध्यान रखेंगे ये हड़बड़ा के पानी क्यों पीता है? क्योंकि इसको नीड है, नहीं तो मर जाएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? और यो नहीं, आप लोग खाली मई जून तक रह जाइएगा, मॉनसून हम यहां उतार देंगे। जो बॉडी डिहाइड्रेट होता है और लोग लो प्रेशर के कारण बेहोश कैसे होंगे, इस कक्षा में ही आपको हम बताएंगे। कि एकाएक देखिएगा कि ठीक है लड़की बैठले 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 बैठले, बात समझे? बॉडी डिहाइड्रेट होगा, बेहोश होंगे लोग, ध्यान रखिएगा। लड़को होगा, उस कंडीशन में लड़का भी होगा। आप ध्यान दीजिए, सदन शांत कीजिए। ये आपका लो प्रेशर क्षेत्र बना। अब लो प्रेशर क्षेत्र जब बना तो ये गर्म क्षेत्र, अब देख भाई, एक तो यहां हवा भी नहीं है, अगर इसमें पंखा भी ना चले, अब पानी की भी व्यवस्था नहीं करेंगे तो शिकायत आप लोग कीजिएगा। हो सकता है धीरे धीरे बोलिएगा नहीं व्यवस्था है, तो जब पढ़ने से फायदा नहीं है, पानियों ने पंखों नहीं चलता है, चलो अथिये पर पढ़ लेंगे, यूट्यूबे पर पढ़ लेंगे, क्या गर्मी में बैठता है अगर सुविधा। और प्यारे कुछ नहीं करें, लड़का भर दें इसमें, हम दो दिन में हम लड़का भर दें, कुछ नहीं, पूरा एयर कंडीशन कर दें, वो लड़का चोटाएगा जो उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं। चल 4 घंटा कम से कम एसी में बैठेंगे, और कुछ नहीं, बस पूरा चिल्ड वाटर की व्यवस्था पानी कर दे। अब पूरा खाली एसी, इसमें 2-4-5 लाख रुपया खर्च करके एसी लगवा दिया जाए, एको को सीट नहीं मिलेगा, लेकिन वो हम करने नहीं जा रहे हैं, पंखों खुलवा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। गर्म क्षेत्र की बात करेंगे, ये गर्म क्षेत्र को याद रखेंगे कि पूरा का पूरा ये यहां हवा की भी कमी हो गई है, और ये इतना गर्म क्षेत्र हो गया है कि ये दक्षिणी गोलार्ध की हवा को अट्रैक्ट करता है, ठंडी हवा को। और ठंडी हवा को जब अट्रैक्ट करेगा तो ये सबसे पहले, ये मॉनसून का जन्म जब होगा तो ये दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के नाम से सबसे पहले ये केरल पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? कहां पे? और फिर याद रखेंगे केरल के रास्ते ये फिर उत्तर भारत में पहुंचेगा, और उत्तर भारत में पूरे जून के बाद, लगभग हाफ जून के बाद, जुलाई अगस्त सितंबर, ये पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश होगी। और जब पूरे बारिश बेहतर तरीके से हो जाएगी तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि लो प्रेशर जो क्षेत्र है वो हाई प्रेशर में तब्दील हो जाएगा। किस में तब्दील हो जाएगा?
क्योंकि अक्टूबर होते होते ध्यान दीजिएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर होते होते सूर्य जो कर्क रेखा पर था वो नीचे लौटना शुरू हो जाएगा, और लौटना जब शुरू हो जाएगा तो ये ध्यान रखेंगे यहां लो प्रेशर क्षेत्र जो भारत में था वो हाई प्रेशर में बदल जाएगा, और फिर मॉनसून ध्यान रखेंगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ेगा, और फिर यही मॉनसून लौट जाएगा, लौट जाएगा और लौट जाएगा, और इसी को लौटता हुआ मॉनसून कहते हैं। क्या कहते हैं? लौटता हुआ मॉनसून याद रखिएगा, लौटता हुआ याद रखेंगे। मॉनसून की अगर बात करेंगे तो ये लौटता हुआ मॉनसून तमिलनाडु में, कहां पे? तमिलनाडु के कोरोमंडल, तमिलनाडु के कहां भाई? तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा जो होती है वो किस मॉनसून से? लौटते हुए मॉनसून। कौन मॉनसून से? तो लौटते हुए मॉनसून से वर्षा कहां होगी? तमिलनाडु के, तमिलनाडु के, तमिलनाडु के। जबकि सबसे पहले मॉनसून कहां आएगा? केरल। कहां? तो सबसे पहले मॉनसून आएगा कहां? कहां? और ये मॉनसून है दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून। कौन? भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून कराएगा। कौन कराएगा? तो प्रश्न आएगा कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन कराएगा? दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून सबसे पहले आएगा कहां? 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 जबकि मॉनसून याद रखेंगे आपके जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर के बाद ये मॉनसून लौटना शुरू हो जाएगा, अक्टूबर तक ये लौटना शुरू हो जाएगा, और अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर से लेकर जनवरी तक ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर क्या करवाता है? वर्षा। और इस मॉनसून को हम लौटता हुआ मॉनसून या निर्वर्तित मॉनसून के नाम से जानते हैं। तो लौटते हुए मॉनसून से वर्षा कहां होगी? तमिलनाडु। और सबसे पहले मॉनसून कहां आएगा? केरल। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार। क्या? क्या? लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये मॉनसूनी वर्षा से आपके पूरे भारत में जो वर्षा होती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वर्षा अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो होती है। जैसे आप सुने होंगे कि सबसे कम वर्षा लेह में होती है। कहां होती है? सबसे कम वर्षा कहां? लेह। और सबसे ज्यादा वर्षा कहां? मासिनराम। कहां पे? तो दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहां? मासिनराम मेघालय। मानसीराम कहां? मासिनराम। और लेह कहां है? लद्दाख। लेह कहां है? तो ध्यान रखेंगे लेह में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी वर्षा? और मासिनराम में 11। कितना? 1100 सेंटीमीटर अगर मासिनराम में होती है, तो ऐसी असमानताएं वर्षा के लिए मॉनसून जिम्मेदार नहीं होती है। ऐसी वर्षा के असमानता के लिए याद रखेंगे पर्वत जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? तो वर्षा के वितरण में याद रखेंगे कहां कितना वर्षा होगी, उसके लिए मॉनसून नहीं, उसके लिए ध्यान रखिएगा कि कौन जिम्मेदार है? पर्वत। कौन? कौन? क्लियर ना? तो ये ध्यान रखिएगा कि मॉनसून से आपको मैंने ये बताया कि मॉनसून का आगमन कैसे होगा और मॉनसून लौटेगा कैसे। आगे यही अभी बताए थे कि मॉनसून शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई भाई? अरबी भाषा मौसम, अरबी भाषा याद रखेंगे। मॉनसून जो था ये मौसम से बना है। मौसम से बना क्या भाई? मॉनसून। मॉनसून से क्या बना? मॉनसून। तो मौसम से क्या बना? मॉनसून। तो अगर पूछेगा कि मॉनसून, याद रखेंगे मॉनसून का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी। उसमें दे देगा अरबी, दे देगा फारसी, दे देगा आपका हिंदी, दे देगा लैटिन, दे देगा। क्या होगा? क्या होगा? तो मॉनसून का संबंध याद रखेंगे अरबी से है। किससे है? किससे? अरबी। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन मॉनसून से होता है? दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून। कौन मॉनसून? याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता है? कहता है कि जल से थल की ओर हवाएं किस मौसम में चलती हैं? जल से थल की ओर, जल से थल की ओर हवाएं किस मौसम में चलती हैं? बताओ भाई। ग्रीष्म काल। किस काल में? जल से थल की ओर हवाएं किस काल में? आइए समझिए, है ना।
पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे, यूट्यूब वाले भी ध्यान देंगे। कहता है ग्रीष्म काल, अभी क्या चल रहा है? कौन काल? तो बताइए, अभी जो हवा आएगी वो हवा समुद्र से किधर चलेगी? अस्तर। क्योंकि समुद्र की हवा कैसी है? ठंडी। समुद्र की हवा, समुद्र की हवा। और स्थलीय हवा क्या होगी? गर्म। तो सदैव ध्यान रखेंगे, ठंडी हवा का अट्रैक्शन होगा गर्म हवा। ठंडी हवा का अट्रैक्शन, ठंडी हवा का अट्रैक्शन। जैसे जब भी आप पानी या ठंडे पानी के तरफ अट्रैक्ट होंगे, कब? गर्मी में। कब होंगे? कब होंगे? गर्मी में। और ध्यान रखेंगे, गर्म पानी की ओर अट्रैक्ट होंगे कब? ठंडा में। अगर ध्यान रखेंगे, गर्म पानी ठंडा में मिलता है तो आप आराम से नहा लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। और अभी पूरा उतने गर्म पानी आपके देह पर दे दे, बॉडी पे, तो पूरा दिक्कत होगा। अभी पूरा एकदम कोल्ड चाहिए। तो अब आइए समझिए क्या है भाई, देखो समझो। सबसे पहले याद रखेंगे, ये भारत है और ये भारत है और ये आपका दक्षिण भारत है, ये बंगाल है। बंगाल की खाड़ी, कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी, गौर कीजिएगा, बंगाल की खाड़ी। और ये कौन सागर है? अरब सागर। अरब सागर, गौर कीजिएगा, ये कौन सागर? अरब सागर। अभी मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल, बताइए ग्रीष्म ऋतु है कि नहीं है? और ग्रीष्म ऋतु जब होगा तो पूरे उत्तर भारत में याद रखेंगे हवाएं क्या होंगी? हवा कैसी होगी? हवा गर्म होगी। और इसी हवा को उत्तर भारत में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लू। क्या कहते हैं? जब मैंने कहा कि हवा जब गर्म होगी तो गर्म होके कहां जाएगी? कहां? ऊपर जब जाएगी तो हवा यहां बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? घटेगा ना। तो जब हवा घटेगा तो यहां हवा बैलेंस करने के लिए प्रकृति यहां हवा भेजता है। जैसे ब्लड उसी को चढ़ेगा जिसको ब्लड की कमी है, एक्सीडेंटल। अब कोई शौकों से बोले तनी हमको भी मन ठीक नहीं लगा, उस कंडीशन में नहीं होगा ना। अगर किसी को ब्लड चल रहा है तो रेयर केस में चल रहा है, किसी को स्लाइन हो रहा है। अब किसी को स्लाइन चल रहा है, बोले थोड़ा सा क्या होगा? ये तो नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि हवा यहां है ये नहीं है, और हवा है लेकिन उतना नहीं है, इस लेकर इस एरिया में भरने के लिए गौर कीजिएगा। हवा यहां कैसा है? गर्म। हवा कैसा? गर्म। हवा कैसा? यहां से प्यारे अब समझो तुम लोग, तुमको थोड़ा सा अपने स्टाइल में हम समझाएंगे कि गर्म हवा है। कैसा हवा? जब ध्यान रखेंगे पूरा बाहर से एकदम पूरा काम करके जो है भैंस चरा के पूरा गर्मी में हस्बैंड आया, तो ये गर्म हवा जो है हस्बैंड है ना। इधर से ठंडी हवा है ना, ये ठंडी हवा प्यारे ये वाइफ है ना। ये ठंडी हवा एकदम यहां पहुंची, बोला है ना। पूरा जैसे ही आप देखेंगे, जैसे ही कोई पहुंचता है, पहले ठंडा पानी, फिर नहीं कुछ है तो पंखे, नहीं, अरे चुप ना यार, नहीं कुछ है तो पल्लुए से, है ना। अब वहां सुकून मिल रहा है ना। तो यहां तो एक तो हवा भी नहीं है, हवा भी नहीं है, और हवा नहीं, दूसरे पर पूरा गर्मी है। और हवा और गर्म होने के कारण इस ठंडी हवा का बंगाल की खाड़ी से अट्रैक्शन उसी प्रकार से होता है नालायकों, जिस प्रकार से बाहर से गर्म क्षेत्र से ध्यान रखेंगे काम करने के बाद हस्बैंड आता है तो तुरंत बीवी सोई हुई रहती है, तुरंत पहुंची, मत करो। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये कैसी हवा है? ठंडी। और ये प्यारे गर्म हवा है, और दोनों का जब अट्रैक्शन यहां हुआ, और इसी में प्यारे ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग क्षेत्रों में ठंडी और गर्म हवा के मिलने के कारण ध्यान रखेंगे तो आंधी और तूफान की स्थिति खड़ा होती है। और इसी पीरियड में आप एक शब्द मॉनसून में सुने होंगे कि बंगाल में एक गर्म हवाएं का याद रखेंगे वर्षा होती है,
और जिसे काल बैसाखी क्या कहते हैं। तो काल बैसाखी का संबंध याद रखेंगे कहां से है, वेस्ट बंगाल। कहां से, जैसे गर्म हवाएं, आंधी तूफान, चाय वर्षा, कौन, चाय वर्षा कहां से, कहां से, आसाम से। कहां से, जबकि गर्म हवा के आंधी और तूफान वर्षा केरल में उसको बोलते हैं आम्र वर्षा। कौन वर्षा, कौन वर्षा। तो बताइए कि ग्रीष्म ऋतु में प्री मानसून से होने वाली वर्षा को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। तो पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहते हैं, काल बैसाखी। आसाम में क्या कहते हैं, चाय वर्षा। क्या, कौन वर्षा। और केरल में आम्र वर्षा। कौन वर्षा। तो इधर से ठंडी हवा और इधर से कौन हवा, और ठंडी और गर्म हवा जब मिलेगी तो स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु में याद रखिएगा कि अलग अलग क्षेत्रों में आंधी और तूफान के कारण भी बनते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ध्यान रखेंगे कि जब पूरे स्थल गर्म होगा तो याद रखेंगे अट्रैक्शन ठंडी हवा का महासागर या सागर के तरफ से होगा, समुद्र के तरफ से होगा। तो ध्यान रखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं का अट्रैक्शन होगा वो सागर से किधर होगा, स्थल की ओर। सागर से किधर, क्योंकि स्थल पर गर्मी पड़ेगा और गर्मी जब पड़ेगा तो यहाँ की हवा गर्म होगी और ये गर्म हवा याद रखेंगे इधर से ठंडी हवा को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। और जब आकर्षित करेगा तो दोनों के मिलने के बाद आंधी और तूफान की स्थिति खड़ी होगी, जो अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानी जाती है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाले इस प्री मानसून वर्षा से भले ही याद रखेंगे लोगों को राहत मिलता है, जिससे कि याद रखेंगे फसल उत्पादक और किसानों को भी काफी लाभ मिलता है। तो ये ध्यान रखेंगे हवा का अट्रैक्शन सदैव क्या होगा, समुद्र से किधर होगा, स्थल की ओर। समुद्र से स्थल की ओर होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई, क्या कहता है ये भी आप समझ लीजिए। इसका भी कहता है कि थल से जल की ओर हवाएं किस मौसम में चलती है, शीतकाल। गौर कीजिएगा, अब स्थल से किधर चलेगा, जल की ओर। स्थल से किधर, शीत ऋतु आते आते पूरे उत्तर भारत में हाई प्रेशर होता है। क्या होता है, उच्च वायु दाब। क्या होता है, क्या होता है, उच्च वायु दाब। क्या होता है। और इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि शीत ऋतु में जो हवाएं समीर पवनें जो होती हैं वो स्थल से किधर चलेगी, जल की ओर। स्थल से, तो स्थल से समुद्र की ओर हवाएं किस ऋतु में, शीत ऋतु में। किस ऋतु में, किस ऋतु में, जबकि याद रखेंगे ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से सागर से किधर चलेगा, स्थल। तो ग्रीष्म ऋतु में सागर से किधर, सागर से, सागर से। जबकि याद रखेंगे शीत ऋतु में स्थल से किधर, सागर की ओर। स्थल से सागर की ओर किस ऋतु में, शीत ऋतु में। याद रखिएगा। वर्षा की दृष्टि से मासिन राम में लगभग 1180 सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा। तो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहां होता है, मासीराम। तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, ए रुकोन रे, ओहो काहे करता है। अभी रुकोन, पतझड़ हम शपथ लिए थे। अभी तो देखो बेंच थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना। ग्रीष्म ऋतु आते आते, मई जून आते आते पतझड़ बनेंगे ये हम जानते हैं, लेकिन फिर मॉनसून के आगमन के फलस्वरूप क्लास में ये सृष्टि का नियम है। सब नहीं बर्दाश्त करेगा, सोचेगा बाद में नौकरी, बचेंगे बहुत नौकरी होगा, है ना। लड़का यही ना, जहाँ गर्मी में एक आध बार बेहोश हुआ घर से सुबह कॉल लगा चल निकल तो वहां से, जब जाने न तो बचेगा कि तुम पढ़ेगा। हाँ समझे। तो जो अभी जो कुछ इधर उधर हो रहा है सबको बहुत गर्मी लग रहा होगा, है ना। लड़का भी देखो धीरे धीरे, है ना। लेकिन वही हम सुपर 50 कमांडो जो है वही लेकर, बाकी तो यूट्यूब पर हमारा है ये है बहुत सारा कमांडो, है ना। तो ये पूरा का पूरा, लेकिन कोशिश में रहेंगे कि किसी तरह से ठंडा पानी भी पिला के तुम लोग को किसी तरह से, है ना, रखा जाए।
चलिए, मासिन राम में दुनिया का एक सवाल आज ही वेरीफाई होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राम में क्यों, पूछता है भारत। सीधा रट लिया, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राम सबसे कम, ले काहे कम होता है या काहे ज्यादा होता है ना। आज के बाद आपके पृथ्वी पर न रहने के बाद ही आप भूलिएगा, लेकिन जब तक आप पृथ्वी पर सुरक्षित हैं आप नहीं भूलिएगा कि वादा है कि मासिन राम में काहे ज्यादा होता है। देख प्यारे, इस सदैव ध्यान रखिएगा कि भारत में वर्षा के लिए मानसून जिम्मेदार है, लेकिन मानसूनी वर्षा कहां कितना होगा उसके लिए मानसून नहीं, उसके लिए पर्वत जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से घर में खाना बनाने के लिए मां जिम्मेदार है, लेकिन दो बेटा दिनेशवा रमेशवा को खाना किसको कितना मिलेगा इसके लिए रमेशवा की बीबी जिम्मेदार है। तो सवाल उठता है कि मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, मासिन राम में क्यों वर्षा ज्यादा होती है। कभी सवाल ध्यान से सुनिए, केवल हंसना नहीं है। मासिन राम में ही मेघालय में क्यों वर्षा ज्यादा होती है। सवाल पूछता है कि लेह में कम क्यों वर्षा होता है। प्यारे ध्यान रखो, लेह में कम क्यों वर्षा होता है 10 सेंटीमीटर, यहां 1100 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। रुक ने ज्यादा बोल दिए तो 1180, जब 1100 से ज्यादा बोल रहे हैं तो 1180 मैथ बना रहे हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। ध्यान दो, गौर कीजिएगा। ये प्यारे एक पर्वत है पश्चिमी घाट। कौन? एकदम आराम से समझो। कभी समझा है कि एक ही राज्य में मुंबई में 500 सेंटीमीटर वर्षा होती है जो महाराष्ट्र में है, और इसी महाराष्ट्र के नागपुर में प्यारे 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कभी आप समझे कि ऐसा क्यों होता है। सवाल उठता है कि मासिन राम में 1100 सेंटीमीटर वर्षा तो लेह में 10 सेंटीमीटर वर्षा क्यों। देखो, इसके लिए ध्यान रखिएगा, मॉनसून भारत में वर्षा के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कहां कितना वर्षा होगा इसके लिए पर्वत जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार? आराम से ई भाई, मॉनसून मतलब मां, मॉनसून मतलब का, मॉनसून मतलब ई है। ध्यान रखना, पर्वत पश्चिमी घाट। कौन? बताओ, पश्चिमी घाट को हम पर्वत कहे थे कि नहीं। तो पश्चिमी घाट ही पर्वत है और ये मॉनसून है। तो मॉनसून मां है और पश्चिमी घाट पत्नी है ना। अब इधर से मॉनसून रूपी मां केरल पहुंची। अब केरल जब पहुंची तो ध्यान रखिएगा कि इसके दो पुत्र हैं, एक मुंबई है और एक नागपुर है। ये मॉनसून रूपी मां चाहती है कि दोनों जगह वर्षा सामान्य हो, दोनों जगह वर्षा सामान्य हो। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक मां चाहती है कि अगर दो बेटा हो तो दोनों बेटा को बराबर खाना मिले, सब कुछ बराबर मिले। तो ध्यान रखेंगे, मां रूपी मानसून तो खाना बना के चली गई, और ये पश्चिमी घाट रूपी पत्नी मुंबई रूपी अपने हस्बैंड को पूरा एकदम जो है रोटी भी घी में लगा के, है ना, सब्जी भी पूरा। ये पश्चिमी घाट जो है मुंबई में पूरा वर्षा करवा रहा है। अब प्यारे, इसको हम अपने ज्योग्राफिकल कंडीशन में, अभी हम आपको लोक भाषा में समझा रहे थे, अब ज्योग्राफिकल कंडीशन ये कहता है प्यारे कि ये पर्वत है, और ये पर्वत में इधर एक भाई है नागपुर। कौन? अभी मैंने कहा कि नागपुर में 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहां 500 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहां पे? मुंबई। तो भाई, अभी तो मैंने कहा कि मॉनसून रूपी जब मां आई, तो मॉनसून रूपी जब मां, तो
स्पष्ट है कि अगर 500 सेंटीमीटर मतलब 5 रोटी मुंबई को मिल रहा है तो 5 रोटी नागपुर को भी मिलना चाहिए। लेकिन ये मां रूपी मानसून बोल के चली गई अपनी पर्वत रूपी पत्नी को, है ना। ये अपनी ये जो पर्वत है, ये पर्वत रूपी पतोहू को ये मां रूपी मानसून बोल के चली गई कि देखिए मुंबई आएगा तो उसको भी खिला दीजिएगा, आज छोटका नागपुर दिनेशवा आएगा, है ना, तो इसको भी जो है ना अभी देखिए जो है अभी उसका 2-4 साल शादी नहीं होगा। अब प्यारे इन नागपुर में 1.5 रोटी मिल रहा है तो ये दिनेशवा दुबरा रहा है। नागपुर में भारी वर्षा हो रहा है तो मुंबई में भारी वर्षा हो रहा है तो वहां के वन हरे भरे हैं। सवाल उठता है कि मुंबई में 500 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो वहां का वन जो है पूरा हरा भरा, रोज पानी मिल रहा है। रमेशवा मोटा रहा है, अब दिनेशवा दुबरा रहा है, तो इसके लिए मानसून जिम्मेदार, इसके लिए जिम्मेदार है पर्वत। कौन? जैसे ही मुंबई पहुंचा, अब मानसून तो चली गई मां खाना बना के, बगल वाले घर में वृद्ध है, चली गई बतियाने के लिए। इधर जैसे ही मुंबई आया, ये पश्चिमी घाट पर्वत एकदम इसको पूरा एकदम बैठाया एसीडीसी में, है ना। अब पूरा एकदम रोटी से लेके पूरा सब्जी पूरा इसको खिला दिया। कि भाई बोल भी रहा है मुंबई कि रमेशबो के लिए, बोला चुप रहिए, बहुत आप होशियार बनते हैं ना। और प्यारे ध्यान रखना, अब इसको ज्योग्राफिकल कंडीशन में समझिए क्या है, इसको समझिए। ये मुंबई है, होता क्या है ये तो हम अपने शब्द में आपको समझाए। होता क्या, मानसून जैसे ही पहुंचता है ना तो मानसून पश्चिमी घाट से टकराता है। किससे टकराता है? पश्चिमी घाट से। जैसे ही मानसून बादल टकराया तो टकराने के बाद ये ऊपर उठता है। कहां उठेगा? ऊपर। ऊपर उठने के बाद जैसे ही मानसूनी हवाएं ऊपर उठती हैं तो ऊपर उठने के बाद तापमान कम जाता है। तापमान क्या होता है? और तापमान जैसे ही कमेगा ये बादल जो है वो संघनन होना शुरू हो जाता है और पूरा वर्षा यही मुंबई में होना शुरू हो जाता है। जिस कारण मुंबई में 500 सेंटीमीटर वर्षा तो हो जाता है, लेकिन फिर ये मानसून जो है पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरती है, लेकिन अब उसके पास उतना, याद रखिए, पानी है ही नहीं जो कि नागपुर में ही 500 सेंटीमीटर वर्षा करा सके। इस लेकर ये सामने वाले एरिया को अभिमुख कहते हैं और ये पीछे वाले एरिया को विमुख कहते हैं। यहां पर वर्षा कम होने के लिए पर्वत जिम्मेदार है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मुंबई में 500 सेंटीमीटर और नागपुर में 150 सेंटीमीटर अगर वर्षा हो रहा है तो इसके लिए याद रखेंगे मानसून जिम्मेदार नहीं है, पश्चिमी घाट जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? कौन? कंफर्म ना? लेकिन ये तो पश्चिमी घाट हुआ। अब ये है मासिन राम। कौन? कभी सोचे कि मासिन राम में वर्षा ज्यादा क्यों होता है? आज तक रिकॉर्ड यहां क्यों 1100 सेंटीमीटर वर्षा होता है? इसका कारण है, इसका कारण यह है कि मासिन राम जो है, मासिन राम जो प्लेस है वहां पर 3 पहाड़ी है, गारो खासी, गारो खासी, गारो खासी। इस सब जितना लड़का यूट्यूब पे जितना ऑनलाइन पढ़ता है सबको टीचर बताता है कि मासिन राम मेघालय में है और खासी पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? लेकिन 1100 सेंटीमीटर मासिन राम में इसलिए होता है कि प्यारे ध्यान रखिएगा, एक तरफ से है गारो। कौन? गारो। यह है खासी। कौन? और यह है जयंतिया। कौन? मानसून जैसे ही पहुंचता है, ये मान लीजिए यहां 3 बहनें हैं, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी। तो गारो, खासी, जयंतिया है तो बड़ी बहन कौन है? अब मंझली कौन है? लिखिए देते हैं, खासी, है ना। और बड़की है गारो, है ना, सुनीतवा, विनीतवा, ये है सरितवा, है ना, जयंतिया। कौन? जयंतिया, है ना। तो गारो, खासी, जयंतिया 3 बहनें हैं। अब प्यारे ये मानसून याद रखेंगे, जब पहुंचता है तो मानसून की बात करेंगे। ये मानसून है, एकदम आराम से समझिए।
मानसून जब पहुंचेगा, ज्योग्राफिकल पार्ट से भी आपको समझाएंगे, तो ये मानसून जैसे ही पहुंचा तो याद रखेंगे पहुंचा अपने ससुराल बीवी के यहाँ खांसी के पास, है ना। अब जब खांसी के पास पहुंचेगा तो ध्यान रखेंगे यही ज्यादा वर्षा क्यों, तो याद रखेंगे यहाँ वर्षा इसलिए ज्यादा होता है कि अगर दिनेशबा ससुराल जाने के बाद मोटा रहा है तो उसका कारण है कि खांसी तो ध्यान दे ही रहा है, बड़की साली जयंतिया भी बोल रही है कि 2 रोटी ज्यादा। छोटकी आई वो तो बोली कि की बोल रहे हैं 1 सप्ताह के बाद जाइएगा, है ना। ध्यान रखेंगे बीच में कौन है, खांसी। मासिन राम याद रखेंगे, मानसून जैसे ही याद रखेंगे मेघालय रूपी ससुराल पहुंचती है। तीनों बहनें गारो, खांसी और सबसे पहले खांसी से मुलाकात होता है और खांसी से मुलाकात के बाद बड़ी बहनें गारो, कौन। अब याद रखेंगे 1 सप्ताह तक ध्यान रखेंगे खाने पर पूरा का पूरा याद रखेंगे ध्यान रहता है। खांसी भी ध्यान दे रहा है, पूरा ससुर भी ध्यान दे रहा है, मेघालय में पूरे लोग पूरा ध्यान दे रहा है। इस लेकर ध्यान रखिएगा कि मासिन राम में होता क्या है कि जैसे ही मानसून पहुंचता है तो सामने गारो है, और याद रखिएगा कि जैसे ही मानसूनी हवा पहुंची तो उसको गारो रोका। गारो जैसे ही रोका 2 दिन के लिए तो आप जाएंगे तो 2 दिन तक तो रोकना अधिकार है ना। तीसरा दिन जैसे ही आप निकले बैग लेके, गारो आ गई, मेहमान जी आज दिन ठीक नहीं है, कल जाइएगा। एक दिन कौन रोक लिया, गारो। प्यारे जैसे ही मानसून यहां पर पहुंचा सामने गारो रोक लिया। अब मानसून यहां से आगे बढ़ेगा नहीं। अब मानसून थोड़ा सा दूसरे दिन इधर से निकलना चाहता है, इधर जैसे ही आया गारो, आज दिन ठीक नहीं है, कल जाइएगा। और जैसे ही तीसरा दिन हुआ अब मानसून इधर से भी, मतलब ना तो ये उत्तर से निकल सकता है ना तो ये पश्चिम से निकल सकता है, और जैसे ही पूरब से प्यारे जैसे ही निकलना चाहा जयंतिया आ गई। ये तो इतना हाईटेक, सीधे आंखें दिखाई, कहां जाइएगा, है ना। और ध्यान रखेंगे भाई इतना खतरनाक है, बोला ठीक है नहीं जाएंगे, बोला ऑफिस कॉल कर दीजिए, कहीं नहीं जाना। अब ये तीनों, गौर करना, तीनों तरफ से मानसून ब्लॉक हो जाता है, गौर कीजिएगा। इधर से गारो, इधर से खांसी, बीच इधर से गारो, इधर से जयंतिया, बीच में कौन, खांसी, बीच में मानसून है। अब मानसून एकदम लाचार है, अब वो पीछे लौट नहीं सकता है। कभी देखें कि प्रेशर कुकर से जो गैस निकाले, गैस निकल गया उसके बाद घूम लिया, बोला अब नहीं मन लग रहा, फिर जा रहे हैं उसी में, ऐसा देखे हैं। प्रेशर कुकर से जब गैस निकलता है तो कभी ये देखें कि कुकर से गैस निकल गया, जो गैस है वो घूम लिया, बोला अब नहीं मन लग रहा, फिर जा रहे हैं उसी में, ऐसा होता है। ये प्रकृति का नियम है कि अगर टायर से हवा निकल जाएगी तो प्यारे कभी अपने से, याद रखेंगे, हवा टायर में जाएगा नहीं जाएगा। तो ये मानसून तो पीछे लौटेगा नहीं, तो प्रकृति के नियम के खिलाफ हो जाएगा। तो ना तो ये आगे जा सकता है और ना तो ये पूरब जाएगा ना तो ये पश्चिम जाएगा, पीछे तो लौट ही नहीं सकता है, ये प्रकृति के खिलाफ होगा। अब एक ही लाचारी है, कहां जाएगा, ऊपर। और इस बीच में होता क्या है, इस सब बातचीत के चक्कर में ये मासिन राम में तीनों तरफ से ब्लॉक पहाड़ी में इतना मानसून पहुंच जाता है, इतना मानसून पहुंच जाता है कि ध्यान रखेंगे और जाने का कहीं रास्ता ही नहीं है। अब मानसून लाचार ऊपर जाएगा, कहां, ऊपर जैसे ही जाएगा एक नियत ऊंचाई पर जाने के बाद सारे बादल ठंडा हो गए, और सारे बादल जैसे ही ठंडा होंगे एक साथ मूसलाधार बारिश होती है, लगातार बारिश होती है। इस लेकर ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राम में होता है। इसके लिए मानसून जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए 3 पहाड़ी है, गारो, खांसी और बस हो गया। यूट्यूब वाले कमांडो समझ में आया, यस कमेंट करेंगे। अब है कि लेह, कहां, अरे कहां भाई,
ये कभी आप समझे कि लेह में वर्षा कम क्यों होता है? तो लेह में वर्षा के लिए भी, लेह में लेह में वर्षा के लिए भी याद रखेंगे पर्वत ही जिम्मेदार है। कौन कौन कौन? कंफर्म ना? पूरा सोशल मीडिया पर जानते हैं कि एक पत्नी पतिव्रता होती है, जिसके सोशल मीडिया पर कई एग्जाम्पल आते हैं। कभी कभी एगो मुस्कानमो थी, अरे मुस्कान अभी सोशल मीडिया पर है ना, तो एगो ऊ भी थी। कभी कभी आप देखते होंगे कि जो है ना, पति के लिए जो है बहुत सारी महिलाएं जान दे देती है। तो पर्वत याद रखेंगे कि पर्वत जो है कहां कितना वर्षा होगा उसके लिए पर्वत ही जिम्मेदार है। अभी मासिनराम में 1100 सेंटीमीटर वर्षा हुआ, इसके लिए गारो खासी जयंतिया जिम्मेदार था। मुंबई में 500 सेंटीमीटर वर्षा हुआ और नागपुर में 150 सेंटीमीटर वर्षा हुआ, इसके लिए भी पश्चिमी घाट पर्वत जिम्मेदार था। लेकिन सवाल उठता है कि लेह में वर्षा कम होता है, इसके लिए भी पर्वत जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? देखो क्या है, यहां है पूरा ऊंचा पर्वत है हिमालय। कौन है? ध्यान दीजिएगा, कौन है? हिमालय। ये हिमालय भारत का सुरक्षा कवच है, पूरा मॉनसून को रोक के रखता है, पूरा मॉनसून को रोक के रखता है कि तुम एकदम चीन नहीं जाएगा। मॉनसून तो सोचता है कि इधर उधर नजर इधर उधर करें, लेकिन हिमालय एकदम पूरा एकदम आंख कड़ा हुआ है, जहां भी रहना भारत में रहो, इधर उधर एकदम नहीं जाना है। बोलता है थोड़ा जाते लद्दाख, बोला एकदम नहीं जाना है, रहो यहीं पर। मैके मैके कहे जाएगी तुम? अगर बार बार तुम जो बार बार आया, एक सप्ताह पहले फिर जा रहा, गड़बड़ है ना? बात समझो, है ना? तो ये मानसून जो है ना, ये मानसून हिमालय के पास पहुंचा, हिमालय के पास पहुंचा, हिमालय पूरा खड़ा है। मानसून तो फेराक में है, फेरा में है, कैसो चीन तरफ भागे, हिमालय तुरंत एकदम इधर इधर कहां, इधर क्या कर रही है? जब भारत में वर्षा करवाओ, पूरा बिहार तिहार में पूरा वर्षा करवाओ, सब तुम्हारा अपने आदमी है। अगर होली में कोई जा रहा है नहर तो गड़बड़ है भाई, ध्यान दो। अब होता क्या है, सब चीज पॉजिटिव लेना है ना? अब ध्यान दो, ये मॉनसून क्या है, पूरा भारत में वर्षा करवाया। अब होता क्या है कि ये हिमालय के कारण, हिमालय की औसतन ऊंचाई है 6000 मीटर। कितना मीटर? ये 6000 मीटर होने के कारण ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से 6000 मीटर औसत ऊंचाई होने के कारण मॉनसून ऊपर अगर उठा भी, ऊपर उठा भी, तो वो वर्षा वहीं करा देगा। जिस कारण याद रखेंगे आपका लेह और लद्दाख जो है वो ग्रेट हिमालय के उस पार होने के कारण मॉनसून उतना ऊपर उठ के जाइए नहीं पाएगा, जिस कारण ध्यान रखेंगे कि आपके लेह के अंदर जो है कम वर्षा होता है। तो लेह में कम वर्षा के लिए भी याद रखेंगे हिमालय पर्वत जिम्मेदार है। कौन पर्वत जिम्मेदार है? कौन? और पूरे पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा के लिए मासिन राम अगर है तो उसके लिए 3 पहाड़ी जिम्मेदार है। कौन कौन? गारो खासी और, गारो खासी और, कंफर्म ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे तो यहां तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इसके बाद देखेंगे लौटता हुआ मानसून। कौन मानसून? कौन मानसून? लौटता हुआ मानसून। लेकिन अब ध्यान रखेंगे मानसून लौट गया है ना, तो कल का सेशन में हम आएंगे, है ना? इससे सबका सिस्टम न है। अच्छा इधर सुनो, हम अभी तक खाना नहीं खाए हैं, तो एक दिन, अब एक दिन का ये थोड़े है, एक दिन का थोड़े है, हमको पूरा क्लास के लिए हमको खुद भी है ना अथी रहना पड़ता है। अब हम एक दिन क्लास पूरा ले लें, अब पता चला कि 3 दिन हम क्लास नहीं आएंगे। हम तो कंटिन्यू ले रहे हैं क्लास, जब से शुरू हुआ है। तो हमको मानसून के चक्कर में हमको टाइम में पता नहीं चला, है ना? लेकिन अगला सेशन कल हम पूरा बताएंगे, टेंशन मत लीजिए।
हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए। आज सर ले लिए पूरा, ज्यादा देर तक नहीं। अच्छा ही है लिए, तो हम तो सोच रहे थे और ज्यादा लेते। आप लोग भी सुने, सोच रहे थे। तबीयत थोड़ा मेरा सही नहीं लग रहा था, तो हम सोच रहे थे जितना देर सर लेंगे मेरे लिए उतना देर क्या होगा, फायदा ही होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। इसका लास्ट क्वेश्चन है ना। किस संधि के द्वारा जर्मनी अंग भंग कर दिया गया था? वर्साय की संधि। तो आप लोग ऐसे ही आंसर मार दिए होंगे। वर्साय की संधि कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? पार्टी चाहिए? चलिए, ये होगा नया आपका, देख लीजिए। लुई 16वां। लुई 16वां के समय में राजा को किन सफाई वर्गों का समर्थन नहीं मिला था? फ्यूडल लॉर्ड्स। ये आपका है फ्रांस की क्रांति से संबंधित। किससे है? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति हुआ था कब? 1789 में। और इसका 3 शब्द जो है बहुत फेमस रहा है: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। ये 3 नारा जो है, ये तीनों बहुत फेमस रहा है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। ये नारा कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। उसमें लुई 14, 15 और 16 इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लुई 14, 15 और 16 सबसे लास्ट वाला जो रहता है ना, इसके समय तक आते आते पूरा फ्रांस क्या हो जाता है? बिखर जाता है। लेकिन लुई 14वां जो रहता है बहुत कट्टर शासक रहता है। कट्टर शासक मतलब इनका स्टेटमेंट था, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द क्या है? कानून है। जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जाता है तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संदर्भ में किस लुई को फांसी की सजा दे दी गई थी, मार दिया गया था? लुई 14, 16 को। 16 को देख लीजिए। मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संदर्भ में, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संदर्भ में, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संदर्भ में मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संदर्भ में लुई 16वां को लुई 16वां को सजा दे दी गई थी, फांसी की सजा। सजा दे दी गई थी या फांसी की सजा दे दी गई थी? एक दो पॉइंट उसमें जोड़ दीजिए। देखिए, लुई 16वां के शासन काल में ही, लुई 16वां के शासन काल में ही, लुई 16वां के शासन काल में ही फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रांस की क्रांति, लुई 16वां के शासन काल में ही फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। 1789, 1789 में हुई थी। एक दो पॉइंट और लंबा थोड़ा लिखाएंगे, 2-4 पॉइंट है इसमें, जोड़ दीजिए। जगह है ना आप लोग के पास? लिख लीजिए और पॉइंट जोड़ दीजिए इसमें। इस समय फ्रांस में, इस समय फ्रांस में, इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था का मतलब होता है कि कोई किसी के अधीन रखना। जैसे हम काम कर रहे हैं और मेरे अधीन आप होकर काम कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सामंत होना। लिख लीजिएगा, इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था?
सामंती व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लुई 16वां 1774 में, लुई 16वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां 1774 में 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। हो गया। एक और क्वेश्चन आ सकता है, को लिख लीजिएगा नोट करके। लुई 16वां को लुई 16वां को लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में, फंडामेंटल राइट और देशद्रोह दोनों लगा सकते हैं, देशद्रोह के अपराध में सजा दी गई थी, सजा दी गई थी, सजा दी गई थी। हो गया। अब एक पॉइंट और, 14 जुलाई को फ्रांसीसी क्रांति दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन ये घटना घटा था। 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई 14 जुलाई को फ्रांसीसी 14 जुलाई को फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस, फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। कितना तारीख को? 14 जुलाई को। 14 जुलाई 1789 को जो घटना घटी थी, तो 14 जुलाई को वहां पर स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। कहां पर? राष्ट्रीय दिवस के रूप में। कहां पर? फ्रांस में। कितना तारीख को? 14 जुलाई को। कितने तारीख को? 14 जुलाई को। देखिए इसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारियां हैं। लुई 16वां जो अभी चर्चा की, लिखना नहीं है, जो लिखा है वो इंपोर्टेंट था। जन्म 23 अगस्त 1754 को हुआ था, इसको फोकस नहीं करना है ज्यादा, सिर्फ सुन लेना है। मृत्यु 21 जनवरी 1793 में। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन? गिलोटीन के द्वारा। एक व्यक्ति भी थे गिलोटीन, इनका क्या कहना था कि किसी को सजा देना है ना, तो एक ऐसा उपकरण डेवलप कीजिए, किसी को सजा देना है तो ऐसा उपकरण डेवलप कीजिए कि उसका सर से किसी का शरीर जो है वो क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, उसको ज्यादा कष्ट ना हो, ऐसा स्टेटमेंट वगैरह दिया जाता था इससे, इनके द्वारा। शासनकाल पूछ सकता है लुई 16वां का कब से कब तक था, तो हम एक पॉइंट लिखाए थे 1774 जब वो गद्दी पर बैठा। लास्ट था 1792, तो एक बार लिख लीजिए लुई 16वां का शासनकाल, लुई 16वां का शासनकाल, शासनकाल लिख लीजिए लुई 16वां का शासनकाल 1774 से 1792, 93 में मरता है अगले साल। शासनकाल है 1774 से 1792। हो गया। इसके बाद ये नहीं भी, एक और पॉइंट, हाँ देखिए, क्रांतिकारियों ने उन्हें लुई द लास्ट उपनाम दिया था। लुई 16वां का नाम था। देखिए क्रांतिकारियों ने लुई 16वां को, क्रांतिकारियों ने लुई 16वां को, क्रांतिकारियों ने लुई 16 को लुई द लास्ट उपनाम दिया था। लुई द लास्ट उपनाम दिया था। ठीक है। लुई द लास्ट उपनाम किसका था? लुई 16वां का। अब देखिए इसमें जो है 3 तरह का स्टेट बना गया है। एक है आपका प्रथम स्टेट, एक है आपका द्वितीय स्टेट, और एक है आपका तृतीय स्टेट। मतलब जितना भी लोग है उस सारे लोगों के समूह को अलग अलग स्टेट के रूप में क्या किया है? बांटा गया। उसी का एक प्रश्न उठाया है कि दूसरा स्टेट सरकार के किस विभाग को मान्यता देता था? सैन्य सेवा को। सैन्य सेवा इसका आंसर लिख के फिर ये तीनों स्टेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। स्टेट जैसे कि नहीं होता है कि पार्ट्स बाय पार्ट बांट दिया, जैसे कुछ लोग में बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होंगे, कुछ वर्ग में कुलीन वर्ग होंगे, कुछ लोगों में पादरी वर्ग होंगे। पादरी समझते हैं? जो क्रिश्चियन लोगों के समय में पूजा पाठ करवाता है। हमारे यहाँ पुजारी कहलाता है ना, उस लोगों के इसमें क्या कहलाता है? पादरी कहलाता है। तो पादरी है ना क्रिश्चियन वाले में। तो दूसरा स्टेट सरकार के किस विभाग को मान्यता देता है? सैन्य सेवा को। तो इसमें हो सकता है पहला पूछ दे, फिर दूसरा तीसरा का और भी टर्म पूछ दे, तो लिख लीजिएगा ये तीनों स्टेट, 3 कॉलम बना लीजिए ऐसे, प्रथम स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, 3 स्टेट करके कॉलम बना लीजिए। प्रथम स्टेट बना लिए, प्रथम स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट।
हो गया। प्रथम स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट। प्रथम वाले में लिखिए कौन कौन से पार्ट थे। हाँ, पादरी वर्ग। प्रथम वाले में लिखिए पादरी वर्ग। पादरी समझ रहे हैं? पादरी समझ रहे हैं सब लोग? अरे जो पुजारी है लेकिन वो क्रिश्चियन लोगों में है पुजारी, तो उसको क्या बोलते हैं? पादरी। दूसरा वाले में लिखिए कुलीन वर्ग। कुलीन अभिजात मतलब जो अमीर है, कुलीन वर्ग, कुलीन, कुलीन वर्ग। और तीसरे वाले में लिख लीजिए आम लोग। आम लोग, सिंपल पब्लिक जो है, आम लोग, जैसे हम आप ये सब लोग हैं ना, आम लोग। तीसरा स्टेट में आ गया, ठीक है। तो प्रथम स्टेट में क्या हो गया? पादरी वर्ग। दूसरा स्टेट में क्या हो गया? कुलीन वर्ग। तीसरा स्टेट में क्या हो गया? आम लोग। क्लियर है? तो पूछ सकता है पादरी वर्ग जो है किस स्टेट का पार्ट है? किस स्टेट का? टेनिस कोर्ट में किसने अपनी सभा को नेशनल असेंबली घोषित किया था? तृतीय स्टेट ने। तृतीय स्टेट मतलब कौन? आम लोग, सामान्य लोग, जनता जो है। टेनिस कोर्ट में किसने अपनी सभा को नेशनल असेंबली घोषित किया था? तीसरा स्टेट। प्रथम स्टेट कौन है? पादरी। दूसरा स्टेट कौन है? कुलीन। तीसरा वर्ष कौन है? आम लोग। तो जो आम लोग लिखे हैं उसमें कुछ हो सकता है चेंज करके क्वेश्चन पूछे। आम लोग में कौन कौन हो सकता है? हर एक तरह का लोग हो सकता है। जैसे अभी हम लोग आम लोग ही है ना, इसमें कुछ व्यापारी हो सकता है, कुछ शिक्षित वर्ग हो सकता है, कुछ अलग अलग टर्म हो सकते हैं। तो जो आम लोग लिखे ना उसमें फिर डैश देके एक पॉइंट और जोड़ दीजिए। है जगह उसमें? लिखा दे रहे हैं उसको? नहीं है जगह? अगर जगह नहीं है तो अलग से जगह बना के लिखिए। लिखिए थर्ड स्टेट जो था आम लोग, उसमें डैश देके लिख लीजिए पॉइंट। किसान, 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 फार्मर, किसान। मजदूर, मजदूर, मजदूर। व्यापारी, व्यापारी। बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी। पूंजीपति, पूंजीपति। बुद्धिजीवी लिखे, पूंजीपति। कुलीन, कुलीन छोड़ दीजिए, नहीं कुलीन नहीं, कुलीन नहीं, कुलीन नहीं, कुलीन है। शिल्पी, शिल्पी, शिल्पी। हाँ, शिल्पी व्यापार ही नहीं होता है जो छोटे छोटे चीजों को बनाता है? शिल्पी, हाँ वही शिल्पी। शिल्पकार नहीं बोलते हैं, वही है शिल्पी। हाँ, व्यापार में सब आ जाएगा वो। पार्ट बाय पार्ट उसको बांट दिए, व्यापार से संबंधित सारा आ जाएगा वो। तो टेनिस कोर्स में किसने अपनी सभा को नेशनल असेंबली घोषित किया था? तृतीय स्टेट मतलब कौन लोग? आम लोग। लेटर्स डी कैसेट का तात्पर्य क्या है? व्यक्तियों को गिरफ्तार करना। एक शब्द इस्तेमाल होता था वहां पर, लेटर्स डी कैसेट। इसका अर्थ क्या है? व्यक्तियों को गिरफ्तार करना शब्द है। जैसे ने कैसे हम लोग मुहावरा बोलते हैं 9 2 11 होना, भाग जाना, उसी तरह यहाँ पर वहां पर बोला जाता है लेटर्स डी कैसेट। इसका अर्थ है व्यक्तियों को गिरफ्तार करना। टीथे, कहीं कहीं इसको टीटे भी लिखता है। इसी को क्या लिखता है? टीटे। हाँ, टाइट भी लिखता है। बहुत जगह पर आपको विवरण क्या मिलेगा? टाइट, टीथे, टीथे, इस तरह से लिखता है। किस प्रकार का टैक्स था ये? धार्मिक कर था। लिख लीजिएगा, रिलीजियस टैक्स था ये, धार्मिक कर। इसके बारे में जानकारी लिख लीजिए। टीटे, टीटे भी कहते हैं इसको, टीथे भी कह सकते हैं आप इसको। लिखे? लिख के दे दीजिए, टीथे लिख के दे दीजिए। ऐसा कर था ये? धार्मिक कर। लिखिए, इस कर को विशेष रूप से, इस कर को, टीथे जो लिखा रहे टीथे, धार्मिक कर तो है ही लेकिन उसके बारे में और चर्चा है। इस कर को विशेष रूप से चर्च द्वारा, विशेष रूप से चर्च द्वारा किसानों से, चर्च द्वारा, चर्च द्वारा किसानों से उसके उपज का, किसानों से उसके उपज का, प्रोडक्शन जो रहा है, उपज का 10वां हिस्सा, उपज का 10वां हिस्सा वसूलने के लिए लगाया जाता था, वसूलने के लिए लगाया जाता था। 10वां हिस्सा वसूलने के लिए लगाया जाता था।
लिख लिए, कैवा हिस्सा, और ये किस रूप में था, धार्मिक। समझ में आया क्या बोले, इसका नाम है टीथे। जैसे हम लोग पढ़ते प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर, हमारे यहाँ अलग अलग तरह का टैक्स लगता है तो समझ में आता है, सीमा शुल्क वगैरह वगैरह सब। तो उसी तरह यहाँ पर टाइट लिखेगा वो, है ना, या फिर टीटे लिखेगा या फिर टीथे लिखेगा। तो दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एक पूछेगा ये क्या था, टीथे या टीटे क्या था, कर था, कैसा कर था, धार्मिक कर, किससे लिया जाता था, किसानों से, किसके द्वारा लिया जाता था, चर्च के द्वारा, कैवा हिस्सा होता था, 10वां हिस्सा। तो एक लाइन में लगभग 3-4 प्रश्न जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछेगा टीथे या टीटे या टाइट क्या है, कर है, कैसा कर है, धार्मिक कर है, कौन लगाता था, चर्च लगाता था, किससे लेता था, किसानों से लेता था, कैवा हिस्सा लेता था। अच्छा, ये 10वां हिस्सा जो लेता था ना, यहाँ भी फिर पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट आप बना सकते हैं। एक होता है भूमि का, क्या होता है, भूमि का, और एक उपज, एक होता है उपज का। दोनों सेम है कि अलग है, हाँ, भूमि का और उपज का अलग अलग है। तो किसमें किसानों को राहत मिलता है, एक में कि दो में, एक में ना कि दो में, एक वाला लोग हाथ उठाइए, अब दो वाला लोग हाथ उठाइए, दो वाला में ज्यादा भीड़ है, नहीं, दो वाला सही है, उपज का। क्या होता था कि मान लीजिए भूमि पर आप टैक्स लगा लिए, ठीक है, अगर मान लीजिए नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ये, अगर ये आप भूमि पे टैक्स लगा लिए, यहाँ पर इतना बड़ा भूमि है, अगर इसमें उपज अच्छा हो गया तो जितना उपज होगा आप उसको क्या कर लिए, जितना अगर उपज अच्छा हुआ तो अच्छा टैक्स दीजिएगा, ठीक है। अगर ये आपका भूमि पर लगा दिया गया, उपज का नहीं, भूमि पर, तो आपको जितना टैक्स फिक्स कर दिया गया है, आपका उपज हो उपज ना हो उससे मतलब नहीं है, इतना रुपया चाहिए तो इतना रुपया हम लेंगे ही लेंगे, ये था आपका। लेकिन ये भूमि कर हुआ। अब अगर उपज का कर लेता है कि मतलब अगर जितना उपजेगा उसका इतना परसेंट दो, तो अगर उपजेगा ही नहीं तो परसेंट देंगे। जैसे मान लीजिए 50% लगाता है, तो अगर 500 किलो होगा तो 50% हम ले लेंगे, तो मतलब कितना ले लेंगे, 250। मान लीजिए 100 हुआ तो कितना देंगे, 50। मान लीजिए 50 हुआ तो कितना देंगे, 25। मान लीजिए 10 हुआ तो, और नहीं हुआ तो नहीं देंगे, तो राहत हो गया ना। तो ये उपज जब रहेगा तो थोड़ा क्या होता है, सही होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। सन 1789 में यूरोप के कितने प्रमुख राज्य फ्रांस की सीमा से सटे थे, 3। प्रमुख राज्य की बात कर रहा है तो 3, ऐसे 10 राज्य लगभग है। कितने राज्य, 10 राज्य। 10 राज्य का नाम लिख लीजिए, उसका 3 इंपोर्टेंट, उसका भौगोलिक कंडीशन के अनुसार लिख लीजिएगा। 10 राज्य इससे टच करते हैं। 1789 में, 1789 में जो फ्रांस की सीमा थी, यूरोप के प्रमुख राज्य फ्रांस की सीमा से कितने टच करते थे वो देश, 10। उसके बाद राज्य में हम लोग आ जाएंगे, है ना। तो 10 का नाम लिख लीजिए। स्पेन, यूरोपीय राज्य जो आपस में टच करते थे ना, उसका नाम लिख लीजिए, स्पेन। लिखे, इटली, इटली। अच्छा, आप लोग बताइए धुरी राष्ट्र का नेतृत्व करता कौन, जर्मनी। लिखे, जर्मनी, जर्मनी। जर्मनी के द्वारा कहां पर आक्रमण किया गया था, पोलैंड, पोलैंड नहीं लिखिए, ऑस्ट्रिया लिखिए, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया बताए थे ना, हिटलर का। बेल्जियम लिखे, बेल्जियम लिख ली, बेल्जियम। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। लिखे। जापान किस बड़े देश को हरा दिया था, लिखे, रूस। रूस लिखे। डेनमार्क, कितना हुआ, डेनमार्क, डेनमार्क, पवन चक्की वाला डेनमार्क। 9 हुआ, 9 हो गया। नीदरलैंड लिखा है, एक नीदरलैंड भी लिख लीजिए। कितना हुआ, 9 हुआ ना। नीदरलैंड लगा के 10 नहीं हुआ, हो गया ना। नीदरलैंड। इच्छा मृत्यु को अपनाने वाला पहला देश कौन, नीदरलैंड का अन्य नाम क्या है, हॉलैंड। तो जहां नीदरलैंड लिखे हैं साइड में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नीदरलैंड का अन्य नाम हॉलैंड है। क्योंकि आप नीदरलैंड जान रहे हैं, वहां दे देगा हॉलैंड, तो गड़बड़ हो जाएगा।
इसी को इतिहास में बोलते हैं डच। डच लोग आए थे ना सोरा का व्यापारी के लिए, बंद हो गया। फिर मेरी क्लास में होता है कि सब क्लास में? मेरी क्लास में पीछे है कोई वहां? जब तक हम फोन करेंगे एक बार दौड़ के जाइए ना, एक्सरसाइज कर लीजिए। आप लोग कर लीजिएगा। कहाँ है रिमोट? बोला रिमोट से आता है करने? नहीं नहीं, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए ये लोग। अच्छा आ रहे हैं, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। आ रहे हैं, तुरंत आ जाएंगे। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? 1789। कौन सा दिवस बोले थे हम लोग राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में? कितना तारीख? 14 जुलाई को बोल दिए हैं, बोल दिए हैं। हाँ, 3 प्रमुख देश, उसी में से कोई भी 3 देश को ले सकते हैं। जैसे उसमें जो 3 प्रमुख देश का चर्चा किया है ना, जो उसके सबसे पड़ोसी है, जैसे मैप हम लाए नहीं है, मैप अगर लेकर आते तो जो उसका इम्पैक्ट ज्यादा जो जिसका पड़ा है ना, उसके अनुसार आगे उसका क्वेश्चन आएगा जिसको हम कोरिलेट कर देंगे उसको। क्या औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव था? श्रमिक अशांति। वो देखिए बंद हो गया है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां पर हुआ था? सबसे पहले इंग्लैंड में। क्यों? कौन कौन बताएंगे? बोलिए। उपनिवेश का मतलब? और कोई बोलेंगे? हाँ बोलिए। और कोई बोलेंगे? देखिए इंग्लैंड में हो गया, ठीक हो गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले होने का कारण था कि यहाँ रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिल जा रहा था, कच्चे माल की उपलब्धता। एक पॉइंट जोड़ दीजिए अलग से, कच्चे माल की उपलब्धता। और ये रॉ मटेरियल इसलिए आसानी से मिल जाता था क्योंकि इसके उपनिवेश क्या थे? ज्यादा, अधिकतर उपनिवेश रहने के कारण। बिना खून खराबा का ये क्रांति हो गया, और पूर्ण क्रांति। औद्योगिक क्रांति लिख लीजिएगा, इंग्लैंड में हुआ था क्योंकि कच्चे माल की क्या थी? उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्धता, रॉ मटेरियल उसमें सारा आ जाएगा। मान लीजिए जैसे रॉ मटेरियल समझ रहे हैं? कितने लोग नहीं समझ रहे हैं? हाथ उठाइए तो। हाँ मतलब क्या हुआ? वो तो हिंदी में बोले कच्चा माल। कितने लोगों को पता है वो हाथ उठाइए। जिनको जिनको पता है वो हाथ उठाइए, और जिनको नहीं पता है वो हाथ उठाइए। और किसी में जो हाथ नहीं उठा रहे वो किधर है? क्या होता है बताइए? जैसे मान लीजिए हमको चीनी बनाना हो, क्या बनाना हो? चीनी। तो इसके लिए कच्चा माल क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा। चुकंदर भी हो सकता है ना? नहीं हो जाएगा? तो इससे हम लोग क्या बना सकते हैं? चीनी बना सकते हैं। तो वही है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इसका काम क्या करेगा? क्या? गन्ना। जैसे ये इंडस्ट्री चल रहा है, कौन सा? एजुकेशन इंडस्ट्री। इसका रॉ मटेरियल कौन है? आप लोग। जितना अच्छा रॉ मटेरियल होगा उतना इंडस्ट्री में सामान अच्छा कि खराब? अरे नहीं समझे। मान लीजिए गन्ना सड़ा हुआ है तो इससे जूस निकलेगा ज्यादा, तो चीनी का उत्पादन ज्यादा होगा। आप लोग मान लीजिए सड़े हुए हैं ज्यादा, तो रिजल्ट होगा? नहीं होगा। सिंपल सा बात है। तो कच्चे माल की उपलब्धता और अधिकतर उपनिवेश रहने के कारण ये कच्चे माल क्या होते थे? आसानी से मिल जाते थे। इसलिए सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ? इंग्लैंड। तो जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ उसका प्रभाव एक ही देश ने बल्कि कई देशों में होना शुरू हो गया। जैसे कोई भी क्रांति होता है, फ्रांस की क्रांति, तो क्या लगता है फ्रांस की क्रांति सिर्फ फ्रांस को प्रभावित करेगा या अन्य देशों को भी प्रभावित करेगा? निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। वो हमारे 1857 की क्रांति सिर्फ हमारे भारत तक थोड़ी सीमित था, वो कहीं ना कहीं दूसरे देश को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। तो यही बोला औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव था? तो श्रमिक लोगों में क्या हो गया? अशांति हो गया। श्रमिक लोगों में अशांति हो गया। औद्योगिक क्रांति 2 चीज होता है इसमें, एक फायदा हो जाता है क्या? उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, ठीक।
और उद्योग को जैसे ही बढ़ावा मिलेगा तो बहुत सारे लोग इससे जुड़ना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो जब बहुत सारे लोग जुड़ेंगे तो नया जॉब सबको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पुराने रीति रिवाजों से जो चल रहा है परंपरा के अनुसार, उनकी नौकरी क्या हो जाएगी, बंद। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, आप लोग को आदत है अंगूठा लगाने का, रजिस्टर में नाम लिखने का, ठीक, बोलिए, तो रजिस्टर में नाम लिख रहा है। अब आ गया आपका बायोमेट्रिक वाला, अब उसका स्थान ले लिया कौन, बायोमेट्रिक। अब उसकी जरूरत है रजिस्टर में नाम लिखना। लेकिन जो उसी परंपरा पर चलते आ रहे हैं पुराने तरीकों से, तो वो अब सर्वाइव कर पाएंगे, तो उनका नौकरी क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। आज के डेट में कंप्यूटर इंपोर्टेंट होता है कि नहीं, हर जगह पर कंप्यूटर का प्रायोरिटीज है कि नहीं। जो लोग कंप्यूटर जानता है वो ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा, और जो नहीं जान पाता है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसी तरह का चीज है ये। तो श्रमिक क्या हो गया यहाँ पर, अशांति हो गए। फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में किस राजा के शासन काल में शिखर पर पहुंचा था, लुई 14वां, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द जो हैं वो क्या है, कानून है। फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में किस राजा के शासन काल में शिखर पर पहुंचा था, क्या जो उसका प्रशासन था, मतलब हर तरह से डेवलप किया था उसका क्षेत्र, शासन काल, वो किसके समय में, लुई 14वां। फ्रांस की क्रांति किसके समय में हुई थी, लुई 16वां। सजा किसको दिया गया था, लुई 16वां। किसने कहा था, द नोबेल्स फाइट द क्लर्जी प्रे एंड द पीपल पे, कौन कहा था, वाल्टेयर। स्टेटमेंट है ये होता है पादरी, इसका मतलब क्या होता है, शायद पादरी है। द नोबेल्स फाइट मतलब विभिन्न प्रकार का जो हम लोग फाइट्स करते हैं ना, अलग तरह का एक विध्वंस युद्ध जिसको बोल सकते हैं। द क्लेरली, जो पादरी के बारे में चर्चा कर रहा है, पादरी प्रे एंड द पीपल पे। अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी को पे करता है, मतलब प्रार्थना करता है, तो उससे संबंधित चीजों को आगे बढ़ाने का श्रेय है। हालांकि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, इसको एक बार चेक कर लेना होगा, गूगल बाबा की जय हो। इसका मतलब मेरे ख्याल से पादरी ही होता है ना, थोड़ा अलग अलग तरह का वर्ड है। ये स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा स्टेटमेंट को रट लेना होगा, याद कर लेना होगा ना। जैसे 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह था, तो स्टेटमेंट वाइज किसी ने कहा है, उसी तरह का ये स्टेटमेंट वाइज है। फ्रांस में आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे, ट्रूगोट और क्वेजनो, ये व्यक्ति का नाम है, लिख लीजिए। ट्रूगोट और क्वेजनो, हो गया। कितना नंबर तक पहुंचा है आप लोग का, और उसमें कितना सवाल है, नहीं नहीं इस चैप्टर में कितना सवाल है, और पूरा लास्ट 200 तक है। आज इसको इतना ही रहने दीजिए। आज ऐसे भी हमको थोड़ा पढ़ाने का मन नहीं लग रहा है, तबीयत सही नहीं है।